नेहरू रिपोर्ट और उससे असंतुष्ट मुस्लिमों द्वारा नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में दी गई जिन्ना की 14 सूत्री मांगें। 8 नवंबर 1927 को जब साइमन कमीशन की घोषणा हो गई तो भारत में भारतीय नेताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस विरोध के कारण भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने इंडियन लीडर्स को चैलेंज किया कि आएं और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें सभी भारतीयों का एक मत हो और कोई उसका विरोध ना करे, अर्थात एक सर्वमान्य संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया। कब? 24 नवंबर 1927 को। तब भारतीय नेताओं ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सभी ने एक पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई दिल्ली में और एक कमेटी अपॉइंट की गई जिसका कार्य था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना। कांग्रेस की ये सर्वदलीय बैठक दिल्ली में 28 फरवरी 1928 को हुई। मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू को इस कमेटी का सचिव बनाया गया। इनके अलावा अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, MS एने, सुभाष चंद्र बोस, शुएब कुरैशी एंड GR प्रधान इस कमेटी के सदस्य थे। The draft constitution prepared by committee was called the Nehru Committee Report or Nehru Report. The report was submitted at the Lucknow session of the All Party Conference on August 28, 1928. जो इस कमेटी ने मिलकर के जो रिपोर्ट तैयार की वो नेहरू रिपोर्ट कहलाई और ये रिपोर्ट कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई सर्वदलीय बैठक में 28 अगस्त 1928 को प्रेजेंट की गई। ये पहला मौका था जब भारतीयों ने अपने लिए एक संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार की थी। इस रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी अब हम ये जानते हैं। सर्वप्रथम इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जैसा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण है, और वो भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर। लेकिन केवल यही बात कि डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन मतलब प्रभावशाली। इससे पहले उत्तरदायी शासन मांगा गया था। उत्तरदायी शासन में ब्रिटिश शासन का प्रभाव अधिक था, लेकिन अब डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी। इट मीन्स दोनों में भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे यदि हम परसेंटेज में समझना चाहें तो 100 में से 70% जो प्रभाव होगा वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का और 30% ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। इस तरीके से भारतीयों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोमिनियन होगा, मीन्स डोमेन करेंगे भारतीय, उनकी ये मांग थी। लेकिन केवल यही बात कुछ युवा लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके साथ इनके झगड़े की कारण जड़ थे, यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन थे। यही कारण कि डोमिनियन स्टेटस क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि इन युवा नेताओं की मांग थी कि हमें अपने लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन थी फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें स्त्री और पुरुष को 21 वर्ष प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो क्वालिफाइड हो और डिसक्वालिफाइड हो। लेकिन उसे एज के अनुसार, यदि उसने 21 साल की एज प्राप्त कर ली है तो वोट देने का अधिकार होगा। ये इसकी दूसरी रिकमेंडेशन थी। इस रिपोर्ट की तीसरी रिकमेंडेशन थी कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान नागरिकता मिले और किसी भी समुदाय के लिए अलग
मतदान व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यद्यपि इसमें ये रिकमेंडेशन की गई कि इसमें माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखी जानी चाहिए, ये इन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। नेक्स्ट recommendation of this report was that a federal form of government with residual power with the center would be there. It means एक संघीय शासन की व्यवस्था की जाएगी जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां मिलेंगी। and there would be a bicameral legislature at the center, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक होगा और मंत्री परिषद विधानमंडल के लिए उत्तरदायी होगी और गवर्नर जनरल जो होगा वो केवल भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश मोनार्क द्वारा की जाएगी, ब्रिटिश सत्ता द्वारा की जाएगी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि हाई कोर्ट के बाद जो अपील की जाती है वो प्रीवी काउंसिल में ना करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही विवादों का निपटारा हो सके। भारत की भाषा हिंदी होगी, भारतीय भाषा होगी, चाहे वो देवनागरी, जिसे चाहे संस्कृत या हिंदी लिपि में लिखा जाए, देवनागरी लिपि, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती कुछ भी हो सकती है। और इंग्लिश के यूज़ को परमिशन दी गई थी, लेकिन भाषा भारत की भारतीय होगी। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। सिंध प्रांत को बंबई से अलग किया जाए। सभी देसी रियासतें जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन न होकर के केंद्र के अधीन होंगी। ये और रिकमेंडेशंस इस नेहरू रिपोर्ट में रखी गई थी। अब जब ये रिपोर्ट कलकत्ता अधिवेशन, जो कि अगस्त 1928 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुई सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक में रखा जा रहा था, तब इस रिपोर्ट के साथ जिन्ना ने अपनी कुछ मांगे रखी कि ये मेरी रिकमेंडेशंस इसमें ऐड हो जानी चाहिए। वो क्या थी? 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो भी 1/3 होना चाहिए। और जब तक एडल्ट सफरेज यानी कि वयस्क मताधिकार स्थापित नहीं हो जाता, तब तक मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन पंजाब और बंगाल में वहाँ की जनसंख्या के आधार पर हो, ऐसी मांग जिन्ना ने ये भी मांग रखी कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो प्रांतों के अधीन हों, न कि केंद्र के अधीन। परंतु जिन्ना की इन मांगों पर इस समिति में सहमति नहीं बन पाई और जिन्ना की ये डिमांड्स पूरी न होने के कारण उन्होंने अपनी एक 14 सूत्री मांग मार्च 1929 में प्रस्तुत की, जो कि मुस्लिम लीग की मांगों का आधार बनी। अब जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की, जो कि इस प्रकार थी। संघीय संविधान हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हों, प्रांतीय स्वतंत्रता, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों की सहमति से किया जाए। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। समस्त प्रांतों के विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। सरकारी नौकरियों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में मुसलमानों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 होना चाहिए।
केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों की संख्या 1/3 होनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स अर्थात मुस्लिम्स के लिए पृथक मतदान व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव ना पास किया जाए जिसका कि कोई भी माइनॉरिटी के सदस्य 3/4 सदस्य विरोध करते हों, और प्रदेशों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए मुस्लिम मेजॉरिटी जो कि बंगाल, पंजाब और NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में है, उस मुस्लिम मेजॉरिटी को प्रभावित ना किया जाए। सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह ही संवैधानिक सुधार किए जाएं। सभी संप्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता हो और अंततः मुस्लिमों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों की सुरक्षा की जाए। तो ये 14 सूत्री मांगें, ये 14 मांगें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में प्रस्तुत की। तो इस प्रकार अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसके विरोध में जिन्ना ने मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांगें सबके सामने रखी। और अब जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बर्केनहेड ने कांग्रेसी नेताओं को ये कहा था कि एक ऐसे संविधान की रूपरेखा तैयार करें जिसमें सबकी सहमति हो। अब ऐसा संभव नहीं हो पाया और जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से अपनी अलग 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। इसलिए ये कह करके कि आपने जो रूपरेखा तैयार की है उसमें सबकी सहमति नहीं है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। नेहरू रिपोर्ट को मान्यता नहीं दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए अब 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपना एक अधिवेशन आयोजित किया लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर बैठाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब 31 दिसंबर 19